हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी तक दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर वाज मोशन एंड सेकंड वन वाज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम लोग नया चैप्टर, तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। बच्चों, हम लोग पिछले दो चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर वाज मोशन और हम लोगों ने इसमें पढ़ा था व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एक्सेलरेशन। कुछ ऐसी टर्म्स हमने पढ़ी थी, इनके बीच में कुछ रिलेशंस ड्राइव किए थे। एंड सेकंड चैप्टर वाज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में बच्चों हमने मोशन के कारण को, कॉज ऑफ मोशन को समझने की कोशिश की थी। हमने कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट स्पीड से चलते रखना है तो हमें उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर उसका मोशन यूनिफॉर्म है देन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी मूविंग। बट हाँ, अगर हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करना है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना है, देन वी डेफिनेटली नीड सम फोर्स। फोर्स को हमने समझा था न्यूटन्स के तीन लॉज के मुताबिक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। सेकंड लॉ में हमने न्यूटन सेकंड लॉ के थ्रू हमने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया था। हमने लिखा था F इज इक्वल टू एम इंटू ए। चलिए अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर आंसर करने वाले हैं क्यों पेड़ से एप्पल्स नीचे ही गिरते हैं, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते, क्यों बारिश का पानी हमेशा नीचे की तरफ ही आता है, क्यों नदियों से बहता हुआ पानी पहाड़ों से चल के समुद्र की तरफ ही फ्लो करता है। कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इस चैप्टर में देंगे। इस चैप्टर में बच्चों जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उनको कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चैप्टर का नाम ही ग्रेविटेशन है और ये पूरा चैप्टर इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आसपास ही घूमेगा। न्यूटन अंकल ने इस लॉ को दिया था, इसलिए हम लोग इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। मोरओवर, क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया में सब जगह, सभी प्लैनेट्स, सभी गैलेक्सीज, सभी स्टार्स के ऊपर इसे अप्लाई किया जा सकता है, इसलिए हम लोग इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरह का होगा अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। देखो बेटा, अर्थ भी ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। हमारी अर्थ का मास काफी ज्यादा है, 6 × 10⁻24 kg। तो अर्थ भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है। उससे हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में है उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, हम लोग इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग मास एंड वेट के बीच में फर्क समझने की कोशिश करेंगे। हमारी डे टू डे लैंग्वेज के मुताबिक तो मास एंड वेट एक ही बात होती है, बट हम देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता, बट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। मेरा वेट दिस मच है तो दिस रिप्रेजेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मी, राइट। इस चैप्टर में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स आखिर फ्लोट क्यों करते हैं, क्यों कुछ ऑब्जेक्ट्स डूब जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स किसी लिक्विड में फ्लोट करते रहते हैं। इस फ्लोटेशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे थ्रू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चों, ये बात है यहाँ पर ग्रेविटेशन की। ये कहा जाता है कि किसी जमाने में कभी न्यूटन अंकल, मैं भी अंकल कह सकता हूँ, मेरे से भी काफी बड़े हैं, तो न्यूटन अंकल एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे और अचानक से एप्पल उनके सर के ऊपर जाके टकराया, गिरा उनके सर के ऊपर। तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर ये एप्पल नीचे क्यों आया, क्यों ये ऊपर नहीं गया। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये एप्पल नीचे आ रहा है तो कोई ना कोई फोर्स इसे खींच रही होगी, कुछ ना कुछ तो इसे खींच रहा होगा। क्या अर्थ इसे खींच रही है, हाँ या ना? अगर अर्थ इसे खींच सकती है, अर्थ एप्पल को खींच सकती है, तो क्या अर्थ
मून को भी खींच सकती है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस न्यूटन अंकल के मन में आए, फिर उन्होंने इसके ऊपर गहन अध्ययन किया एंड उन्होंने फिर अपनी स्टडीज के बेस के ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें दिया। चलिए बच्चों, एक छोटी सी एक्टिविटी है। दिस फ्लो, लेक्चर फ्लो इज एग्जैक्टली एज पर एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी भी लिखी हुई है टू अंडरस्टैंड सर्कुलर मोशन। देखो बच्चों, मोशन चैप्टर का आखिरी टॉपिक था सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट यहाँ पर उसको लिंक करना है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर प्लैनेट स्टार्स के मोशन को स्टडी करना है, तो ऑब्जेक्ट्स को हम मान के चलते हैं कि वो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, इसलिए सर्कुलर पाथ को थोड़ा सा एक बार रिकलेक्ट करेंगे। एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, एक धागा आपने लिया, उस धागे के एक किनारे के ऊपर आपने कोई पत्थर, कोई स्टोन बांध दिया। यहां पर आपने कोई स्टोन बांध दिया, ये आपके पास एक थ्रेड है, थ्रेड का दूसरा किनारा आपके हाथ में है और आपने इस पत्थर को धागे की मदद से घुमाना शुरू कर दिया। बताइए क्या होगा, पत्थर का मोशन कैसा होगा? क्या आप इसे सर्कुलर मोशन कह सकते हैं? डेफिनेटली यस। तो पत्थर का मोशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन है। ये है हमारे पास पत्थर, ये है हमारे पास थ्रेड, ये इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ पे हमारा हाथ है, दिस इज स्टोन, दिस इज थ्रेड एंड वी हैव हैंड ओवर हियर। हम पत्थर को पकड़ के घुमा रहे हैं। पत्थर का पाथ कैसा है? इट इज सर्कुलर इन नेचर। ठीक है, अब जरा सोचिए व्हाट विल हैपन अगर आप धागे को छोड़ दो, अगर आप धागे को रिलीज कर दो तो क्या होगा? तो जिस पॉइंट पे आप रिलीज करोगे तो वो स्टोन उस पॉइंट से सीधा वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अब चक्कर क्या है, ऐसा क्यों निकल जाएगा, डायरेक्टली सीधा क्यों निकल जाएगा? इसको आप लॉजिकली समझ सकते हो, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। इसकी फिलहाल वेलोसिटी यहाँ पर थी, तो ये इसी वेलोसिटी के साथ या इसी डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ आगे निकल जाएगा। बट पहले क्यों घूम रहा था? घूमने का मतलब था उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज हो रही थी। क्यों? क्योंकि हमने पत्थर को इस धागे की मदद से होल्ड किया हुआ था। पत्थर के अंदर एक खिंचाव था, जिस खिंचाव को बच्चों हम लोग टेंशन कहते हैं, और ये टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल थी, ये फोर्स टेंशन, ये रिस्पॉन्सिबल थी लगातार इस पत्थर की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। राइट? तो अब जैसे हम धागे को छोड़ेंगे तो ये टेंशन खत्म हो जाएगी। धागे को रिलीज किया, टेंशन खत्म, और ये ऑब्जेक्ट, ये पत्थर अब सीधा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सीधा आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घूमना है तो उसकी डायरेक्शन को लगातार चेंज होना ही पड़ेगा। मान लीजिए यही पिछली पत्थर वाली एग्जांपल है। पत्थर वाज एट पॉइंट ए, इट वाज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी वी ए। जैसे ही पत्थर थोड़ा आगे गया, बी पॉइंट पे पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। राइट? अब डायरेक्शन को कैसे चेंज किया जा रहा है? डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पिछले चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ये बात हमने कई बार बोली थी, भैया अगर आपको वेलोसिटी चेंज करनी है, यानी कि अगर आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है, तो आपको फोर्स लगानी ही पड़ेगी। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स। वो फोर्स इस तरफ होगी और उस फोर्स का नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे पत्थर वाले केस में मैंने कहा था, धागे के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है, उस खिंचाव को हम लोग कहते हैं टेंशन, एंड दैट टेंशन विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो टेंशन है ये हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगेगी, एंड दिस टेंशन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है? वो फोर्स जो चाहिए होगी किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। इन जनरल सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है mv²/r। m है उस मास का ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है,
v क्या है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, एंड r है मेरे पास उस सर्कल का रेडियस जिसमें ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास बनेगा mv²/r। दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, यू कैन रिमेंबर इट। हम लोग 9th क्लास में इसे ड्राइव करने वाले नहीं है, 11th में इसे ड्राइव किया जाता है, राइट। तो अब ये जो टेंशन है, धागे के अंदर टेंशन है, वही एक्ट करेगी एज अ सेंटीमीटर फोर्स। यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ T शुड बी दिस मच mv²/r, ताकि ये बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम सके। अगर टेंशन इससे कम है, स्पीड के प्रोपोर्शन में, स्पीड जो भी है, अगर टेंशन इससे कम है तो बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम नहीं सकेगी। यू कैन रिकॉल, अगर आप बाइक पे जाते हुए तेजी से सर्कुलर टर्न लेते हो तो आप कई बार सर्कल कंप्लीट ही नहीं कर पाते, आप गिर जाते हो, आप पूरा मुड़ ही नहीं पाते, आगे ही निकल जाते हो, है ना। बिकॉज आपको घूमने के लिए, आपको टर्न लेने के लिए सेंटीमीटर फोर्स चाहिए थी। फ्रिक्शन वाज प्रोवाइडिंग सेंटीमीटर फोर्स एंड दैट वाज नॉट सफिशिएंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू वर नॉट एबल टू टेक शार्प टर्न। आप आगे निकल गए, आपका जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो ज्यादा हो गया। देखो क्या हुआ, आप ऐसे मुड़ना चाहते थे, यहां से आपने स्पीड ज्यादा है, बट आप ऐसे निकल जाओगे, आप सड़क के लॉन्ग मूव ही नहीं कर पाओगे, आगे निकल जाओगे, बिकॉज सेंटीमीटर फोर्स वाज नॉट सफिशिएंट। फोर्स इतनी नहीं थी कि वो आपको सर्कुलर पाथ में घुमा सके। ओके, टेंजेंट टू अ सर्कल एज सच डायरेक्टली बेटा टेंजेंट हो सकता है आप लोगों को पता हो, बट टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ सर्कल। जैसे ये लाइन, हालांकि आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट परफेक्टली, बट लेट अस ट्राई वंस अगेन। तो लाइन 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 लाइन, इसी को उठा लेते हैं, दिखेगी तो कुछ भी नहीं, दिख तो नहीं रही है, नो वरीज, कलर चेंज करके देखते हैं भाई साहब। लो जी, लाइन तो दिखी, अब लाइन को घुमाना भी पड़ेगा या मूव करना पड़ेगा। ये देखो, इस लाइन को यहाँ पे मैंने पहुंचाया। नाउ दिस लाइन इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है। किस पॉइंट पे टेंजेंट है बच्चों, इट इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट, टेंजेंट एट पॉइंट ए। इस लाइन को देखेंगे, दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट बी। टेंजेंट स्पर्श रेखा, एक लाइन जो सर्कल को टच करते हुए जा रही है, ये टेंजेंट नहीं हो सकती, ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। सो दिस और दिस लाइन विल रिप्रेजेंट टेंजेंट, राइट। हमने अभी कहा था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी हो तो वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट एट द सर्कल। ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दिस विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए। बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दिस विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी, राइट। So this is importance of tangent in this chapter. Next, the motion of the moon around the earth is due to centimeter force. देखो बेटा, ये मैंने सेंटर में क्या बनाई है, अर्थ ब्लू कलर में, और ये है हमारे पास मून। मान लीजिए कि मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। तो होता ही सर्कुलर में ही होता है बेटा, थोड़ा सा डेविएशन हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि ये परफेक्ट सर्कल में घूम रहा है। अब अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसे घूमने के लिए, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए होगी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंटीमीटर फोर्स। ये सेंटीमीटर फोर्स किस तरफ लगती है, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसे सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो इसे सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है। जैसे अभी हमने कहा था पिछले केस में, धागे के अंदर जो टेंशन थी, जो खिंचाव था, दैट वाज प्रोवाइडिंग सेंटीमीटर फोर्स। बट क्वेश्चन अराइजेस, इस केस में कौन सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड द आंसर इज देयर इज सम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, जो मून को अपनी तरफ खींच रही है। यानी कि अर्थ इज एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन मून, ठीक है, एंड इट्स पुलिंग इट टूवर्ड्स its center, and because of that moon
इज नॉट एबल टू गो स्ट्रेट, मून सीधा नहीं निकल पा रहा, बल्कि उस फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, दैट फोर्स is actually gravitational force, and gravitational force in this case is acting as centripetal force. Next, अच्छा भाई, it is seen that a falling apple is attracted towards the earth. Perfect. Does the apple attract the earth? क्वेश्चन सुनिए बच्चों कि ये बात हम समझ पा रहे हैं कि एक एप्पल था, ठीक है, उस एप्पल बड़ी भद्दी शक्ल का बना है। अरे नहीं यार, थोड़ा सा ड्राइंग का कुछ तो प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। तो ये है हमारे पास एप्पल। एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, दिस इज फोर्स ऑन एप्पल बाय अर्थ। बट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा? अगर ये मैं एफ लिखूं, ऑन अर्थ बाय एप्पल, क्या ऐसे होता है बच्चों? इज इट ट्रू? एंड आंसर इज यस, इट इज परफेक्ट। जिस फोर्स से एप्पल अर्थ को खींचेगा, उसी फोर्स से ही अर्थ एप्पल को खींच सकती है। ये दो फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेंगी, एक्शन रिएक्शन पे बनाएंगी। One force will act on apple, second force will act on earth. These two forces will be equal in magnitude but opposite in direction. These two forces will not cancel out each other as they act on different bodies. ये पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी सन के अराउंड घूमते हैं। अब कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है, सन के अराउंड घूम रहा है, तो उसे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी। एनी बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड कौन इस प्लैनेट को, ये प्लैनेट हमारा अर्थ हो गया, ये स्टार हमारा सन हो गया, इस प्लैनेट को यानी कि अर्थ को सन के अराउंड घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है? It is gravitational force of attraction between sun and earth which is providing necessary centripetal force. Gravitational force, sun अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। Because of that, अर्थ सीधा जाने की वजह सर्कुलर पाथ में घूम रही है। In the absence of this gravitational force, अर्थ सीधी टेंजेंशियली निकल जाएगी, सभी प्लैनेट सीधे आगे निकल जाएंगे, कोई भी प्लैनेट सर्कुलर पाथ में नहीं घूम पाएगा। इट इज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अर्थ के ऊपर सन एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम ही बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्लियर? नेक्स्ट, जिसका हमें इंतजार था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ क्या कहता है कि भैया दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मैं आप पता नहीं कहाँ बैठे हो, ठीक है, मैं पता नहीं कहाँ हूँ, ठीक है, बट हम दोनों अभी भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। मैं टेबल, चेयर्स, दीवारों पे, ठीक है, मून के ऊपर, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर, गैलेक्सीज के ऊपर, सब के ऊपर मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ। वो सभी भी मेरे ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर की होती है। मैं क्या कह रहा हूँ? ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग अनदर ऑब्जेक्ट। दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। एक अट्रैक्टिव फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। मान लीजिए मेरे और आपके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स। ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मेरे मास का प्रोडक्ट और आपके मास का प्रोडक्ट। मान लीजिए मेरा मास 70 kg है, आपका मास मान लीजिए 60 kg है। हम दोनों के मास का प्रोडक्ट आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगी 60 kg आपका मल्टीप्लाई बाय 70 kg मेरा, इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। पिछले केस में हमने बात की थी अर्थ एंड सन की। तो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी, इट विल डिपेंड अपॉन
प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सन। तो जो भी दो बॉडीज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनके बीच में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मेरे और आपके बीच में जो भी डिस्टेंस है, मान लीजिए 50 किलोमीटर है, मान लीजिए 50 किलोमीटर है, तो उस 50 किलोमीटर के स्क्वायर करना है और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगी। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी कम होती चली जाएगी। मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी बढ़ती चली जाएगी। फोर्स यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस स्टेटमेंट को बच्चों एज सच घोट के पी जाइए, पेपर में ये स्टेटमेंट पूछे जाने के बड़े हाई चांसेस रहते हैं। चलिए यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को मैथमेटिकली प्रेजेंट करके देखते हैं। ठीक है, फॉर दैट आई एम कंसिडरिंग टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। वी आर कंसिडरिंग टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। मान लीजिए इन दो ऑब्जेक्ट्स का मास है m1 एंड m2। मान लीजिए इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? d है। देखिए यही मैंने लिखा है, पेपर में जो अगर आए तो आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। यू विल assume let us consider two objects A and B of mass, ये लिखे हुए हैं masses कैपिटल M एंड स्मॉल m। तो मैं यहाँ पर masses को चेंज कर देता हूँ कैपिटल M एंड स्मॉल m, which lie at a distance d from each other as you can see in diagram. Let us suppose that force of attraction between two objects is F. याद रखिए जब भी हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं हम ये बार बार कह रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकती। जैसे देखो अगर मैं चार्जेस की बात करता हूँ, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होती है, नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होती है, बट एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है। यानी चार्जेस के बीच की जो फोर्स है दैट मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। फाइन। अब इन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स है उसका सिंबल हमने क्या रखा? F. दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses of two bodies, m into m, product of masses of two bodies, and it is inversely proportional to square of the distance between two bodies, 1 by d square. अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m by d स्क्वायर। और यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ बच्चों कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज g, कैपिटल G। इसकी वैल्यू है Gmm अपॉन d स्क्वायर। ये बन गया वे G रिप्रेजेंट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसका नाम होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम से क्लियर है कि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये फोर्स F इसके ऊपर भी लगी, कैपिटल M के ऊपर भी, यही फोर्स स्मॉल m के ऊपर भी लगी, बॉडी A के ऊपर भी लगी और बॉडी B के ऊपर भी लगी। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम होगी बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। दिस इज F ऑन A बाय B और ये F किसके ऊपर है? ऑन B बाय A। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगी। एक बॉडी दूसरी बॉडी को जिस फोर्स से खींचती है तो दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी को उतनी ही फोर्स से मैग्नीट्यूड से खींचेगी। These two forces will make action reaction pair will follow Newton's third law of motion. These two forces will not cancel out each other as they act on different bodies. Right? तो this is very important. याद कर लीजिए, DNA में ऐड कर लीजिए, इसी के सहारे हमारी बाकी डिस्कशन होगी। चलिए G को डिटेल में डिस्कस करते हैं।
जी हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पहले बात करते हैं जी के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ से जी को एक तरफ रख लीजिए और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। थोड़ा सा रीअरेंज किया है, क्लियर। मुझे लिखनी है यूनिट्स ऑफ जी, यूनिट्स ऑफ जी, जी के यूनिट्स। फोर्स के यूनिट्स क्या है, न्यूटन। आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर, मीटर का स्क्वायर कर दिया। मास के किलोग्राम, दो बार प्रोडक्ट में किलोग्राम था तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इसके एसआई यूनिट्स होते हैं। एसआई यूनिट्स ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सिमिलरली इसके सीजीएस यूनिट्स भी लिखे जा सकते हैं जो कि बन जाएंगे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी यूजिंग 6.67। इसकी ये वैल्यू सबसे पहले कैवेंडिश अंकल ने डिस्कवर की थी, जिसका पूरा नाम था हेनरी कैवेंडिश। इनका एक मेथड आता है कैवेंडिश मेथड, ठीक है, जो कि बड़े सेंसिटिव बीम्स को यूज करके एक्सपेरिमेंट किया गया था। बट इसकी डेरिवेशन की ये जी की वैल्यू कैसे आती है ये हमारे स्कोप से परे है। पहले 11th में हुआ करती थी, आज से 10-15 साल पहले, बट अब वहां से भी हटा दी गई है। यानी कि अप टू +2 आपको ये वैल्यू याद ही करनी है। अगर आप फंडामेंटल फिजिक्स में जाते हो, यानी कि बीएससी पढ़ते हो, एमएससी पढ़ते हो, तब आप हो सकता है कि ये कैवेंडिश मेथड वहां पर पढ़ोगे। बट फिलहाल की घड़ी इस साल के लिए तो आपको डेफिनेटली इस जी की वैल्यू को याद ही करना है। नेक्स्ट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोज बाय। मान लीजिए आपका मास है 60 kg और आपके मित्र का, दोस्त का मास भी 60 kg है। हेल्दी बंदे हो भाई तुम लोग। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बड़ा कम है, क्लोज बैठे हो, तो 1 मीटर डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है G m1m2/r²। पहले मैंने स्मॉल m कैपिटल M लिखा था, डजंट मैटर, ये सिर्फ सिंबल है। दो ऑब्जेक्ट्स के मास की बात हो रही है, चाहे स्मॉल m कैपिटल M से डिनोट कर दो, चाहे m1 एंड m2 के साथ आप इसे डिनोट कर दो। देखते हैं ये वैल्यू कितनी आती है। ये होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास 60 kg और डिस्टेंस हमने पास थे तो 1 मीटर लिया था। ये 3600 हो गया। 6.67 इंटू 3600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो ये मेरे पास, मैं इन दोनों को एडजस्ट कर देता हूं तो 10⁻⁻9 न्यूटन बन जाएगा। बट बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये वैल्यू भी लगभग कितनी बनेगी, अप्रोक्सीमेशन में मैं लिख दूं तो 200 के आसपास बनेगी। बट वट एवर इट इज, ठीक है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻7 न्यूटन। इसका क्या मतलब है, ये टर्म आप शायद पहली बार यूज कर रहे हो। देखो बच्चों, ये मल्टीप्लाई करके आपको देखना है, ये आपका काम है, ठीक है। मैं तो एक अंदाजा बता रहा हूं। हमारा पर्पस क्या है, ये फीलिंग लेना कि इस ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी पावर कितनी होगी, ये समझना है। तो ये कैलकुलेशन आई एम लिविंग फॉर यू, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग इतनी बनेगी। ऑफ कोर्स ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें थ्योरी काफी ज्यादा एरर हो सकती है। तो ये बन गई, ठीक है। आप इसे एक्यूरेट मान लीजिए। ये मैंने लिखा था ऑर्डर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम सिर्फ क्या लिखते हैं, 10 की पावर लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, -7 न्यूटन है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। तो 10⁻⁻7 न्यूटन है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। यानी कि ऐसा नहीं होने वाला कि आप लोग दो दोस्त पास पास बैठे हो, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी, दोनों एक दूसरे के साथ जाके चिपक गए। भाई ग्रेविटेशन फोर्स बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल स्मॉल, कुछ नहीं होने वाला।
ग्रेविटेशन फोर्स इज देयर, बट आप उसके इफेक्ट को महसूस नहीं कर पाओगे। देखो ये जो है ये भी एज सच आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि ये देखो, कंक्लूड हाउ यू डू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। ठीक है, एग्जैक्टली आई एम फॉलोइंग एनसीईआरटी फ्लो। Next, we have example again taken from NCERT. The mass of Earth is, Earth का mass में given है और Moon का mass में given है. If the distance between Earth and Moon is 3.84 into 10 raised to power 5 kilometer, calculate the force exerted by the Earth on the Moon. अर्थ मून को कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। नाउ लुक एट द डाटा। मास ऑफ अर्थ बच्चों 10 रेज़ टू पावर 24 kg। मास ऑफ मून देखिए 10 रेज़ टू पावर 22 kg। मास बहुत ज्यादा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट होने वाली है। दो दोस्तों के बीच में जो सिर्फ 1 मीटर के डिस्टेंस पे थे, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट नहीं थी। जब मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। हमारे इस केस में दो बॉडीज कौन सी हैं? अर्थ एंड मून। तो इन दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला लिखा जा सकता है Gmm/d²। जी की वैल्यू आपने याद कर रखी है, बट हमें यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है हम वही यूज करेंगे। 6.7 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर था। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, ये d हो गया, उसका स्क्वायर कर देना है। ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस आएंगी, इसका कोई हल नहीं है। इस चैप्टर में और भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होंगी, यू कैन नॉट डू सच कैलकुलेशंस एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन में लिखना पड़ेगा। मैं बिना कैलकुलेशंस के ये वैल्यू 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन लिख रहा हूँ। ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये कैलकुलेशन करने वाला नहीं हूँ। नाउ लुक एट द वैल्यू। अब जो ग्रेविटेशन फोर्स आई है वो आई है 10⁻20 न्यूटन के ऑर्डर की। पिछली बात थी जो दो फ्रेंड्स के बीच में थी 10⁻⁻7 न्यूटन में। अब आपको फर्क समझ आ रहा होगा कि आप दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स नेग्लिजिबल स्मॉल है, जबकि अर्थ और मून के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, और उसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स फॉर द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। Write the formula to find the magnitude of gravitational force between Earth and an object on the surface of Earth. एक फार्मूला आपको खुद से बनाना है बच्चों, जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर पड़ा है और दूसरा अर्थ, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी। ये है मेरे पास प्यारी धरती माँ। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है या अर्थ के पास है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ध्यान देना है आपको। जो डिस्टेंस लिया जाएगा दैट इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। आप ये मत कह देना कि अर्थ के सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच का तो डिस्टेंस 0 है, नहीं, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लिया जाएगा। यानी कि हमारे इस केस में ये डिस्टेंस स्मॉल d की वैल्यू r यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू बच्चों आपको याद रखनी चाहिए 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, या आप इसे याद रख सकते हो 6400 किलोमीटर, ये वैल्यू होती है। इनफैक्ट इस चैप्टर के लिए आपको मास ऑफ अर्थ भी याद कर लेना चाहिए। दिस इज 6 इंटू 10⁻24 kg, राइट। अब हमसे कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब बताइए उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी।
हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू gm/d², राइट। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, फॉर्मूले में मास ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय डी। डी क्या हो जाएगा, डी विल बी रेडियस ऑफ अर्थ, आर मीन्स रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, और उसका स्क्वायर किया जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, विच रिप्रेजेंट ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड अर्थ, अर्थ और अर्थ के ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने वाली, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, यानी कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ए बी को अपनी तरफ खींचेगा और बी ए को अपनी तरफ खींचेगा, एंड दिस फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। इस तरह की जो फोर्स है उसको हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। यानी कि फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ central force. Gravitational force is a central force. It acts along the line joining centers of two objects. Gravitational force पूरे यूनिवर्स में लगती है, हर तरह की बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो बड़ी हो बॉडी, साइज बड़ा हो, चाहे छोटी हो, चाहे वो सेलेस्टियल हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो। सेलेस्टियल का मतलब जैसे प्लैनेट, स्टार्स, ये हो गए। टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ में प्रेजेंट हो, चाहे कहीं बाहर प्रेजेंट हो, चाहे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा हो, चाहे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो, सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल है। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमने ये पढ़ा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इनफैक्ट बेटर बोलूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जब कोई फोर्स इस रूल को फॉलो करती है तो हम कहते हैं इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं, अगर डिस्टेंस को डबल कर दूं तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, डबल कर दूं तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस को डबल कर दो, देखो d को डबल किया तो उस 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, तो अगर मैं लिखूंगा तो 2 का स्क्वायर लिख के मेरे पास क्या बनेगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 इंटू डी स्क्वायर, तो ये 4 डिवीजन में आ जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 कह लो, या 4 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी। डिस्टेंस को दुगना किया, फोर्स 1/4 हो गई, जब स्क्वायर करना पड़े, ठीक है, 2 का स्क्वायर 1/4 हो गई, तो हम कहते हैं कि इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स की इसी एग्जांपल को एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं। अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाए तो फोर्स 1/9 टाइम रह जाएगी, 3 का स्क्वायर कर दो 1/9 टाइम रह जाएगी फोर्स। जब ऐसा हो तो हम कहते हैं कि फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे केस में फॉलो करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। दुनिया में बच्चों 4 तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये 4 तरह की फोर्सेस हैं। इन चारों में से ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स है, वीकेस्ट है, बट फिर भी पूरे यूनिवर्स के बनने बिगड़ने में इसी का योगदान है। कारण क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के ऊपर डिपेंड करती है और यूनिवर्स में मास बहुत ज्यादा है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट होते हुए भी पूरे यूनिवर्स में डोमिनेट करती है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, इससे ज्यादा मुझे आता नहीं, इतने
किलोमीटर्स तक अपना इन्फ्लुएंस दिखाती है। ठीक है, एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को अट्रैक्ट कर रही है, गैलेक्सी के अंदर स्टार्स एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं, स्टार सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स एक दूसरे के ऊपर, प्लैनेट्स और सन या स्टार्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर्स तक इसका इन्फ्लुएंस महसूस किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, कुछ भी हो जाए इसमें कोई रिपल्सिव कंपोनेंट नहीं होता। ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास है उन दो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट ही करती है। लो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप इस लेक्चर में जो पॉइंट्स ध्यान देने वाले हैं एक बार समराइज करिए, नोट करिए और दोबारा से रिकॉल करिए। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन सभी पॉइंट्स को आप लोग रिवाइज करिए घर पे। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।